जी नमस्कार। जी नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं कवि लेखक आलोचक संजुल शर्मा जी के साथ जबलपुर मध्य प्रदेश से। रामविलास शर्मा ने अंग्रेजी साहित्य को लेकर भी काफी कुछ हिंदी कवियों के साथ तुलना की थी और जी जी अंग्रेजी साहित्य को लेकर उनके तमाम जो लेख हैं जिसमें शेक्सपियर भी आते हैं, जिवागो भी आते हैं। जिवागो उपन्यास पर भी उन्होंने जी लिखा जी था जी 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 और जी भी तमाम पीवी शेली, कीट्स, बायरन, टेनिसन, ये सब जितने भी तमाम जो है वो आप अंग्रेजी, चूंकि अंग्रेजी के वो कह सकते हैं कि प्राध्यापक रहे हैं अंग्रेजी जी के। प्राध्यापक जी। रहे हैं। उसमें आगरा। उनकी उनकी पीएचडी भी रही है शायद जी अंग्रेजी पर ही। जी आप जी उसमें जी क्या देखते हैं, क्या अंग्रेजी साहित्य के मर्म को रामविलास शर्मा ज्यादा समझते हैं या वहां से जो टूल्स है संस्कृत जी। साहित्य तो ठीक है, कालिदास पर भी उन्होंने लिखा है, कालिदास पर भी आस्था और कालिदास पे सौंदर्य, लिखा है। जी आस्था बिल्कुल और लिखा है। सौंदर्य में लिखा है। हाँ, तो आस्था और क्या वो सौंदर्य किताब। जी जी वो टूल्स जो है अंग्रेजी साहित्य से जो समझने के जो टूल्स उनके पास आते हैं, क्या हिंदी में उसी को वो लागू करते हैं या उसी से समझने की कोशिश करते हैं? अगर उदाहरण के तौर पर हम इसको एक निराला को केंद्र में रखें, क्योंकि उनका जी पूरा काम जी अगर हिंदी साहित्य में अगर किसी एक कवि पर है तो वो निराला जी केंद्र में है, उस रूप में और जी। कोई दूसरे कवि नहीं है। जी देखिए, रामविलास शर्मा ने अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे हैं आगरा में। और भी अंग्रेजी साहित्य पर भी उनका बहुत गंभीर मूल्यांकन रहा है। इसी संदर्भ में उनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, आस्था और सौंदर्य। और ये प्रकाशित हुई थी 1961 में। फिर 1990 में, ये 1961 में किताब महल इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी पुस्तक। फिर बाद में दूसरा संस्करण, इनका परिवर्धित संस्करण आया जिसमें उन्होंने कुछ निबंध और शामिल किए। वो 1990 में प्रकाशित हुई इसी नाम से, आस्था और सौंदर्य। तो इसमें उन्होंने अंग्रेजी के कवियों पर, शेक्सपियर पर उनके लेख हैं, हाँ, तो उस पर उन्होंने बहुत गंभीरता से बात की है। उन्होंने आस्था की कई महत्वपूर्ण जो कवि हैं अंग्रेजी के, उन पर उन्होंने ये बातें लिखी हैं। तो मैंने जो पढ़ा है और जो समझा है उसको मैं अपने ढंग से यहाँ पर विवेचित करना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं जो नाटककार अंग्रेजी के हैं शेक्सपियर, उसको लेकर के अपनी बात यहाँ पे रखूंगा। डॉक्टर शर्मा में अंग्रेजी साहित्य के प्राध्यापक रहे हैं, पर वे अंग्रेजी साहित्य का मूल्यांकन प्राध्यापक की दृष्टि से नहीं बल्कि एक प्रखर विश्व आलोचक की दृष्टि से करते हैं। यानी प्राध्यापक की दृष्टि से मूल्यांकन नहीं है उनका, एक आलोचक की दृष्टि से। आलोचना कर्म मूल रूप से वस्तुगत सत्ता के सौंदर्य के मूल्य से निर्धारित होता है। डॉक्टर शर्मा का आलोचना कर्म मूल रूप से वस्तुगत सत्ता के सौंदर्य मूल्य से निर्धारित होता है। वास्तव में इन्हीं सौंदर्य मूल्यों की खोज वह अंग्रेजी साहित्य में भी करते हैं। डॉक्टर शर्मा शेक्सपियर के नाटकों का सामाजिक आधार तय करते हुए उनके समकालीन समाज को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि शेक्सपियर ने उस युग में जन्म लिया जो यूरोप में पुनर्जागरण के नाम से प्रसिद्ध था। वास्तव में यह नवजागरण का युग था, जब यूरोप में नई जातियों का अभ्युदय हुआ, पुराने सामंती संबंधों के बदले समाज में नए मानव संबंध कायम हुए। यह पूंजीवाद का अभ्युदय काल था। इस तरह हम देखते हैं कि शेक्सपियर का काल नवजागरण का युग था, भले ही वह यूरोप का पुनर्जागरण था। शेक्सपियर की नाट्य रचना अपने मध्यकालीन युग से अलग तरह की थी। इसी संबंध में डॉक्टर शर्मा आलोचक ब्रैडले के कथन को उद्धृत करते हुए लिखते हैं कि ब्रैडले ने ठीक लिखा है कि शेक्सपियर के नाटक परलोक चिंतन से भिन्न मनुष्य के लौकिक जीवन को केंद्र में बनाकर रचे गए हैं। शेक्सपियर के संबंध में यह स्वीकृत दृष्टिकोण इस बात का प्रमाण है कि यह एक नया युग मध्यकालीन परंपरा से भिन्न, और यह भी कि इस नए इहलोकवादी दृष्टिकोण के प्रतिनिधि कलाकार शेक्सपियर हैं। इस तरह शेक्सपियर लौकिक चिंतन के प्रणेता है। इसका मतलब यह है कि वे प्राचीन परलोकवादी चिंतन से कट गए हैं। वास्तव में लौकिक चिंतन और प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा के मूल्यवान तत्वों को शेक्सपियर के नाटक लेकर चलते हैं। डॉक्टर शर्मा अपनी सूक्ष्म आलोचना दृष्टि से इस बात को अच्छी तरह से परख कर कहते हैं कि शेक्सपियर नए युग के प्रतिनिधि साहित्यकार थे। साथ ही वे प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा के मूल्यवान नैतिक तत्वों के रक्षक थे। उनके साहित्य में इंग्लैंड की लोक संस्कृति को ही नया जीवन दान नहीं मिला, वरन यूनान की प्राचीन संस्कृति की अमिट छाप भी उस साहित्यकार पर थी। शेक्सपियर के लिए प्रसिद्ध है कि उनकी प्रतिभा
प्रकृति की सहज देन थी। उन्हें लैटिन बहुत कम आती थी और ग्रीक उससे भी कम। इस प्रचलित धारणा के कारण शेक्सपियर और यूनानी नाटककारों के साम्य पर कम ध्यान दिया गया है। साधारणतः यूनानी नाटकों के लिए कहा जाता है कि उनमें मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र न होकर नियति के हाथों में खेलता है। शेक्सपियर में मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है और इसलिए वो अपने कर्मों से अपना भाग्य स्वयं रचता है। इस धारणा में आंशिक सत्य अवश्य है, किंतु यह सत्य आंशिक ही है। उन्होंने दोनों तरह से यूनानी नाटककारों को शेक्सपियर को साथ रखकर रखा। शेक्सपियर के नाटकों पर यूनानी नाटकों का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है, फिर भी एक नए युग की चेतना शेक्सपियर के नाटकों में प्रतिध्वनित होती है। यहाँ हम डॉक्टर शर्मा की स्थापना के अनुसार यह कह सकते हैं कि शेक्सपियर के नाटक सांस्कृतिक परंपरा के नैतिक मूल्यों की उलझन और सुलझन के बीच मनुष्यता के विकास का रास्ता तय करते हैं। नाटकों में यह विकास का रास्ता नायक अपनी समस्याओं से संघर्ष करते हुए तय करता है। शेक्सपियर के नायक किस तरह के होते हैं, उनकी व्यापक चेतना का विकास कैसे होता है, इन बातों को यूनानी नाट्य परंपरा से जोड़कर डॉक्टर शर्मा लिखते हैं कि 5वीं सदी ईसा पूर्व में इसिक्लस और प्रोमेथियस के संबंध में अपने नाटक रचे थे। प्रोमेथियस मानव कल्याण के लिए अत्याचारी देवाधिपति से लड़ने वाला वीर था और वीर के संबंध में यह धारणा शेक्सपियर की भी है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वैज्ञानिक समाजवाद के विकास के साथ यह नई धारणा प्रचलित हुई कि इतिहास का निर्माता साधारण जन है। किंतु एसिक्लस और शेक्सपियर दोनों के ही युगों में इस धारणा से साहित्यकार परिचित न थे। यही कारण है कि शेक्सपियर के नाटकों में इतिहासों के निर्माता साधारण नहीं वरन कुछ विशेष गुणों वाले वीर हैं। फिर भी शेक्सपियर के नाटकों के वीर नायक अपने विशेष गुणों की रक्षा करने के लिए अग्रसर नहीं है, बल्कि उनमें व्यापक सार्वजनिक हित की आकांक्षा बराबर बनी रहती है। डॉक्टर शर्मा शेक्सपियर के नाटकों के चरित्र का गहराई से मूल्यांकन करते हैं। वे नायकों के चरित्रगत बारीक पहलुओं को उद्घाटन करते हुए लिखते हैं कि शेक्सपियर ने जूलियस सीजर में ब्रूटस को ऐसे ही वीर रूप में चित्रित किया है। ब्रूटस के शत्रु भी उसकी मृत्यु के बाद स्वीकार करते हैं उसने जो कुछ भी किया वह सार्वजनिक हित के लिए ही किया। उसके शत्रु अधिक चतुर हैं, साथ ही वे सिद्धांतहीन स्वार्थ सेवी भी हैं। ब्रूटस को सत्ता की आकांक्षा नहीं है, उन्हें है। वह अपने आदर्श पर अडिग रहता है, विजय के लिए अनैतिक उपायों से काम लेना अस्वीकार करता है, इसलिए वह पराजित होता है, किंतु उसकी यह पराजय ही उसकी विजय है। शेक्सपियर एक आदर्श रचते हैं और उसे बिखरते और टूटते देखते हैं। आदर्श का बनना, टूटना, बिखरना, शायद फिर बनना एक द्वंद्ववादी प्रक्रिया है। इन नाटकों के चरित्र इसी द्वंद्ववाद के आधार पर चलते हैं। ये मैंने अपनी बात कही और इसी क्रम में यह याद रखना होगा कि चरित्र के टूटने के बाद पुरानी तरह से बनने की बजाय वह फिर नई तरह से बनना और आगे बढ़ने की जीवन प्रक्रियाओं में रचे जाते हैं। यह सब विकसित जीवन मूल्यों के पहलू हैं। क्या शेक्सपियर के नाटकों में यह सब नियति की नींव पर टिका हुआ है? क्वेश्चन मार्क। इस संबंध में डॉक्टर शर्मा लिखते हैं, फिर भी कुल मिलाकर यूनानी नाटकों की अपेक्षा शेक्सपियर में नियतिवाद कम है। अपने नाटकों में स्वतंत्र कर्ता मानव के चित्र को शेक्सपियर ने अधिक विकसित और परिष्कृत किया है। इसी बात को और नए तथ्य से जोड़कर डॉक्टर शर्मा लिखते हैं कि शेक्सपियर ने यूरोप की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा के अनेक तत्व ग्रहण की है। फिर भी उनके दुखांत नाटकों की समस्याएं और उनके चित्रण की पद्धति नए युग की देन है। किंतु शेक्सपियर का मैकबेथ एक अलग तरह का दुखांत नाटक है। इस बात को डॉक्टर शर्मा अपनी दृष्टिगत क्षमता से अच्छी तरह देखते समझते हैं। वे लिखते हैं कि मैकबेथ शेक्सपियर के अन्य दुखांत नाटकों के वीरों से काफी भिन्न है। वह अन्य वीरों की तरह निष्पाप नहीं है, वह अपराधी है। फिर भी उसकी नैतिक दुविधा और पश्चाताप, उसकी ग्लानि और वेदना के कारण उसके प्रति हमारी सहानुभूति जागृत होती है। यहाँ वह नैतिक मूल्य स्पष्ट है जिसके लिए शेक्सपियर ने आकर्षण उत्पन्न किया है। मैकबेथ वीर इसलिए नहीं कि राज्य के लिए उसने एक रक्त संबंधी की हत्या की है, वरन इसलिए कि उसकी नैतिक भावना ने उसे बार बार ऐसा करने से रोका और आगे चलकर उसके लिए नींद भी दुर्लभ कर दी। नैतिक मूल्यों का बनाव और बिखराव का यह कहे, मैकबेथ नाटक में नैतिक भावना की प्रबलता और निर्बलता दोनों के प्रतिरूपों के बीच संघर्षमय स्थिति है। इसी बात को डॉक्टर शर्मा हैमलेट नाटक के संदर्भ में देखते हुए इस तरह रखते हैं। जिस संसार में हैमलेट रहता है उससे पुराने नैतिक मूल्य टूट रहे हैं। शेक्सपियर के दुखांत नाटकों का मूल सूत्र यही है। पुराने मूल्य नष्ट हो रहे हैं, किंतु एक नया मूल्य दृढ़ता से उनका स्थान नहीं ले रहे। नैतिक मूल्य क्यों टूट रहे हैं? इनके टूटने का कारण क्या है? नायकों के बीच यह संघर्ष में स्थिति क्यों बनी है जिसमें वह मानसिक वितृष्णा से पीड़ित हैं?
डॉक्टर शर्मा इन सवालों का जवाब वस्तुगत आधार पर उनके सामाजिक संदर्भों से जोड़कर देखते हैं, इसलिए वे मार्क्स के कथन की उद्धृत करते हुए अपनी बात को स्पष्टता के साथ रखते हैं। वे लिखते हैं, मार्क्स ने 1948 में अभ्युदयशील पूंजीपति वर्ग के लिए लिखा था कि जहां भी पूंजीपति वर्ग विजयी हुआ है उसने सभी सामंती पितृसत्तात्मक और दादापंथी संबंधों को खत्म कर दिया था। उसने निर्दयता से विविध संबंधों को छिन्न भिन्न कर दिया था जिनसे मनुष्य अपने से सहट श्रेष्ठ जनों से बंधा हुआ था। मनुष्य के बीच उसने नग्न स्वार्थ, निर्मम आर्थिक लेन देन के अतिरिक्त और कोई संबंध नहीं रखा। उसने धार्मिक आवेश के स्वार्गिक आनंद को, मध्ययुगीन मान सम्मान के उत्साह को तथा कोरी भावुकता को स्वार्थमय धनोपार्जन की योजनाओं के शीत जुल में डुबो दिया था। ये मार्क्स का कथन उन्होंने लिखा है। यह विघटित होता है कि प्राचीन जगत पूरी तरह से शेक्सपियर की रचनाओं में प्रतिबंधित हुआ है। इन सामाजिक संबंधों के बीच नैतिक मूल्यों के टूटन का संताप शेक्सपियर के नाटों में चित्रित होता है। आखिर नैतिक मूल्यों में यह टूटन दुख से पीड़ित चरित्रों को कहाँ ले जाकर छोड़ती है, इस बात को डॉक्टर शर्मा अपनी आलोचना बुद्धि से परख पर यह लिखते हैं कि शेक्सपियर के लिए मानव संबंधों को विषाक्त करने वाले दो मुख्य कारण हैं, प्रेम के बदले अनियंत्रित भूख लिप्सा और मनुष्यता के बदले धन की प्रतिष्ठा। अपने एक सोनेट में सांसारिक व्यवहारों से क्षुब्ध होकर वह मृत्यु की कामना करते हैं। वह देखते हैं कि लोग किसी के प्रति सच्चे रहने की प्रतिज्ञा करके अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। निर्दोष प्रेम पाप में परिणित हो जाता है और अधिकारी वर्ग के कारण कला मौन हो जाती है। ये बातें हैमलेट से नहीं, शेक्सपियर ने स्वगत कही हैं, जो मानवीय मूल्यों के प्रति उनके दृष्टिकोण को प्रकट करती है। वास्तव में मानव मूल्यों का आदर्श क्या है? मानवीय मूल्यों के आदर्श की आवश्यकता शेक्सपियर के पात्र भी अच्छी तरह अनुभव करते हैं। वे विघटित जीवन मूल्यों के बीच से अलग होकर नए जीवन की शुरुआत की जरूरत महसूस करते हैं। पूरी मानवता के आधार पर इस संबंध में डॉक्टर शर्मा लिखते हैं कि हैमलेट आवेश में कहता है, वे सौभाग्यशाली हैं जिनमें भावना और विवेक का ऐसा सुंदर सामंजस्य है कि नियति उन पर उंगलियां रखकर मन चाह राग नहीं छेड़ सकती। मुझे वह व्यक्ति दिखाओ जो इच्छाओं का दास ना हो, मैं उसे हृदय से लगाकर रखूंगा जैसे मैं तुम्हें लगाता हूँ। यह आदर्श भारतीय महाकाव्यों में विस्तार से चित्रित किया गया है। ये जो उनने तुलना की है भारत के उससे, मनुष्यत्व में शेक्सपियर की आस्था कभी नहीं डिगी। मनुष्यत्व में शेक्सपियर की आस्था कभी नहीं डिगी, यद्यपि अपने युग के मानव संबंधों से उन्हें क्षोभ था। वह आस्था भारतीय मानवता की आस्था से मिलती जुलती है। यहाँ वो तुलना करते हैं कि भारत की जो आस्था है वो शेक्सपियर की आस्था से मिलती जुलती है। अर्थात शेक्सपियर की आस्था मानव में है, इसलिए मानव संबंधों में बिखराव के प्रति उनका मन संताप के ताप से डूबा हुआ है। फिर भी इस दुख से उबरने की पर्याप्त क्षमता और इच्छा बराबर बनी रहती है। कुछ आलोचक शेक्सपियर के नाटकों को अंतर्द्वंद के जाले में ही परखते हैं। इस संबंध में डॉक्टर शर्मा लिखते हैं कि आधुनिक आलोचकों ने शेक्सपियर के बारे में एक प्रवाद फैला रखा है कि सामाजिक द्वंद्व से अधिक उसे मनुष्य के अंतर्द्वंद से दिलचस्पी थी। अंतर्द्वंद और बाह्य द्वंद्व के बीच कोई गहरी खाई नहीं है। हैमलेट में यह अंतर्द्वंद सबसे अधिक उभर कर आया है। हैमलेट का क्षोभ, निष्क्रियता, ग्लानि, आक्रोश सभी उसके चारों ओर विशृंखल होते हुए मानव संबंधों से जुड़े हुए हैं। हैमलेट के अंतर्द्वंद का कारण सामाजिक द्वंद्व ही है। इस तरह डॉक्टर शर्मा ऐतिहासिक भौतिकवादी चेतना के आधार पर शेक्सपियर के नाटकों में सामाजिक द्वंद्व की भूमिका को स्पष्ट कर उसे यथार्थ के धरातल से जोड़ते हैं। शेक्सपियर के नाटकों में नैतिक मूल्यों के वितरण के बाद भी मानवीय धारा का स्रोत सूखा नहीं है, बल्कि वे एक तनवंगी धारा निरंतर प्रवाहमान है। डॉक्टर शर्मा इसी प्रवाहमान धारा की तरलता में यह बात कहते हैं कि शेक्सपियर ने एक सोनेट में उन लोगों का उल्लेख किया है जिन्हें अपनी कुलीनता, संपत्ति आदि पर गर्व है। अपनी प्रेसी को संबोधन करके उन्होंने लिखा है, तुम्हारा प्रेम मेरे लिए कुलीनता से बढ़कर है। गौरांग युवकों को छोड़कर डेसिमोना ने ओथोलो के लिए इसी प्रेम का परिचय दिया था। अभिजात वर्ग की कुलीनता नहीं, मनुष्यता, संपत्ति का गर्व नहीं, मानवीय करुणा, नैतिक मूल्यों के प्रति शेक्सपियर का यही दृष्टिकोण है। वास्तव में शेक्सपियर इस घनघोर दुख के बीच भी जीवन मूल्यों की उज्जवल धारा को पूरी ताकत से सजे हुए प्रवाहित रखते हैं। इसलिए डॉक्टर शर्मा कह जाते हैं कि शेक्सपियर की कला का स्रोत उनकी प्रगाढ़ मानवीय सहानुभूति है, जो उन्हें अपने समकालीन भारतीय कवि तुलसीदास के निकट लाती है। यहाँ वो तुलसीदास से तुलना करते हैं कि जो सहानुभूति दिखाई पड़ती है शेक्सपियर में, वो भारतीय कवि तुलसीदास के निकट लाती है।
दोनों के साहित्यिक उपकरण भिन्न हैं, किंतु हृदय की धड़कन दोनों की मिलती जुलती है, ये उन्होंने कोट किया। किंतु यह मानवीय सहानुभूति आखिर किन वर्गों के साथ है, इस बात को डॉक्टर शर्मा वस्तुगत आधारों पर रखकर परखते हैं। वे लिखते हैं कि शेक्सपियर का सामाजिक दृष्टिकोण अभिजात वर्ग का नहीं, वह दृष्टिकोण एवन नदी के किनारे स्ट्रेटफोर्ड के साधारण जनों का है, जिनमें शेक्सपियर का जन्म हुआ था। यह सामाजिक दृष्टिकोण जो निर्धन और निम्न जनों के प्रति इतना उदार है, शेक्सपियर की कला के लिए महत्वहीन नहीं है। इसी के आधार पर शेक्सपियर ने इस भोगलिप्सा और अर्थलिप्सा के प्रति घृणा प्रकट की है, जो यूरोप की अभ्युदयशाली पूंजीवादी संस्कृति की एक विशेषता थी। इसी के आधार पर उसने मनुष्य की सच्चाई, वीरता, धीरता, न्यायप्रियता आदि के लिए उसके संघर्ष के अद्भुत चित्र खींचे हैं। शेक्सपियर की कलात्मक तटस्थता आलोचक की मनगढ़ंत कहानी है। वह मानव मूल्यों के संघर्ष में तटस्थ नहीं है, वरन सक्रिय रूप से हमारी करुणा या आक्रोश जागृत करते हैं। शेक्सपियर का यह विवेकशील करुणा उन्हें विश्व कलाकार बनाती है। वस्तुतः बात यह है कि शेक्सपियर मानव मूल्यों की टूटन को चुपचाप नहीं देखते, बल्कि वह सक्रिय रूप से विवेकशील करुणाओं को जागृत करते हैं। आचार्य शुक्ल शेक्सपियर की इसी विवेकशील करुणा के कारण उन्हें एक विश्व कलाकार के रूप में देखते हैं। डॉक्टर शर्मा का दृष्टिकोण भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतों की पुष्टि करता है, जहां वो ये कहते हैं कि शेक्सपियर की विश्व जनिनता का यही कारण है कि वह निरपेक्ष रहकर कल्पना कौशल नहीं दिखलाते, वरन उन मूल्यों के प्रति हमारी सहानुभूति जागृत करते हैं जिनके बिना मनुष्य अपने मनुष्यकृत जीवन पा नहीं सकता। इस तरह डॉक्टर शर्मा शेक्सपियर के नाटकों में जीवन मूल्यों की खोज एक विकसित मानव परंपरा के क्रम में करते हैं। इसलिए वे शेक्सपियर के नाटकों को यूनानी नाटकों की परंपरा से जोड़कर देखते हैं। साथ ही वे शेक्सपियर के नाटकों का वस्तुगत आधार पर ऐतिहासिक मूल्यांकन प्रस्तुत करते हैं। डॉक्टर शर्मा लिखते हैं कि शेक्सपियर ने यूनानी नाटकों की परंपरा से बहुत कुछ पाया। उसे उन्होंने अपने देश की लोक संस्कृति के तत्वों से जोड़ा। अपने युग के मानव मूल्यों को विघटन होते देखकर अथवा धन और भोग के जनों में कहीं प्रिय मूल्यों का हास देखकर शेक्सपियर ने इस महान दुखांत नाटक रचे। तो ये नाटक हमारी करुणा और परिष्कार का प्रसार करते हैं, दया और भय के भावों के अतिरिक्त है, अन्याय और बर्बरता के प्रति क्रोध और धीरता वीरता आदि गुणों के लिए सम्मान भावना जागृत करते हैं। शेक्सपियर समाज के नैतिक संघर्ष में तटस्थ न होकर विश्वाधीन मूल्यों का पक्ष लेते हैं। उनके नाटकों में बाह्य संघर्ष पर पूरा बल है, हीरो का अंतर्मन सब कुछ नहीं है। इस प्रकार ये नाटक मनुष्य के नैतिक विकास का एक साधन है। शेक्सपियर में जो मानव मूल्य प्रिय थे, उनका महत्व आज भी कम नहीं है। इस तरह डॉक्टर शर्मा शेक्सपियर के नाटकों का मूल्यांकन उनके सामाजिक संदर्भों के आधार पर करके नाटकों में विश्वजनीन मूल्यों की परख करते हैं। यह विश्व आलोचना दृष्टि अपनी विचारधारा की शुद्धता और तरलता से ही प्राप्त करते हैं। डॉक्टर शर्मा इसी रचनात्मक मनुष्यता के साथ ही इंग्लैंड के रोमांटिक कवियों की काव्यधारा की पहचान और परख करते हैं। अब मैं जो रोमांटिक कवि हैं उस जमाने के वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, बायरन, कीट्स, शैली, उनकी बात मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ। डॉक्टर शर्मा इसी रचनात्मक मनुष्यता के साथ इंग्लैंड के रोमांटिक कवियों की काव्यधारा की पहचान और परख करते हैं। डॉक्टर शर्मा रोमांटिक कवि वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, बायरन, कीट्स, शैली आदि कवियों के रचनात्मक मूल्यों की परख समकालीन सामाजिक संबंधों के संदर्भों के दायरों के साथ साथ व्यापक मनुष्यगत चेतना के प्रकाश में करते हैं। डॉक्टर शर्मा इंग्लैंड के रोमांटिक कवियों की पहली पीढ़ी की चर्चा करते हुए कहते हैं कि इंग्लैंड के रोमांटिक कवियों की पहली पीढ़ी में प्रमुख थे वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज। 1798 में 1798 में इन दोनों ने मिलकर एक युगांतकारी पुस्तक निकाली जिसका नाम था लिरिकल बैलेट्स। इंग्लैंड में शेक्सपियर के जमाने में और उससे बहुत पहले बहुत सा बैलेट साहित्य रचा गया था। यह साहित्य अधिकतर मौखिक लोक साहित्य जैसा था। अभिजात वर्गीय साहित्य की भाषा जिसने की थी उससे बैलेट का साहित्य की भाषा काफी भिन्न थी। उक्त कवियों ने पहली पुस्तक का नाम लिरिकल बैलेट्स रखा था। यह तथ्य ध्यान आकर्षित करता है। इसी यह बात साफ तौर से जाहिर होती है कि रोमांटिक कविता अभिजात वर्गीय चेतना की अपेक्षा लोक जागृत साधारण वर्ग की चेतना के ज्यादा नजदीक है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने कि जो रोमांटिक कविता है वो अभिजात वर्गीय चेतना की अपेक्षा लोक जागृत साधारण वर्ग की चेतना के ज्यादा नजदीक है। इसका कारण यह है कि यूरोप के देशों में जो जागरण हुआ, साहित्य में जो प्रगति हुई, उसका घनिष्ठ संबंध फ्रांस की राज्य क्रांति से है। डॉक्टर शर्मा रोमांटिक कविता को सामाजिक क्रांतिगत मूल्यों के साथ मिलाकर ही देखते हैं, फिर भी परंपरा की उज्जवल धारा की पकड़ को नहीं छोड़ते जिसके बलबूते पर हम आज तक का रास्ता तय कर पाए हैं। डॉक्टर शर्मा लिखते हैं कि वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज दोनों ने पुराने साहित्य का गहराई से अध्ययन किया। खासतौर से कॉलरिज ने
पुराने बेलेट्स कविताओं का अनुकरण किया। उनकी छंद योजना, उनकी भाषा, बहुत जगह उनके विषय का भी अनुकरण उन्होंने किया। प्रसिद्ध है कि रोमांटिक कवियों ने लिरिक कविताएं रची। डॉक्टर शर्मा आगे यह भी कहते हैं कि वास्तव में अधिकांश रोमांटिक कविता नाटकीय है या वर्णनात्मक है, उसका एक अंश ही लिरिक का है। लिरिक बैलेट्स, लिरिक मतलब गीत जैसा, लिरिक बैलेट्स में वर्ड्सवर्थ और कोलरिज एक और लिरिक कविता का विकास कर रहे थे, तो दूसरी ओर उसका संबंध पुराने ढंग से बैलेट साहित्य से जोड़ रहे थे। डॉक्टर शर्मा वर्ड्सवर्थ की कविता के सामाजिक मूल्यों को अच्छी तरह परखकर उसको स्पष्ट करते हैं। वर्ड्सवर्थ की कविता मूलतः किन वर्गों के विचारों की वाहक है? इस प्रश्न का तथ्यात्मक उत्तर डॉक्टर शर्मा देते हुए कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ का सारा दृष्टिकोण अभिजात वर्ग के विरोध से संबंधित है। यह केवल कविता की भाषा को नहीं, कविता की विषय वस्तु को भी सामान्य जनों तक, विशेष रूप से गांव के किसानों तक ले जाना चाहते हैं। जो कविता कुछ अपवादों को छोड़कर अभिजात वर्ग तक सीमित थी, उसे वह अब एक नए धरातल पर विकसित करना चाहते थे। कविता में व्यक्त भाव ऐसी चीज नहीं कि जिन पर अभिजात वर्ग का इजारा न हो। वर्ड्सवर्थ की धारणा है कि अभिजात वर्ग के भाव बहुत ही छिछले होते हैं। गहराई से चीजों को देखने, उनका अनुभव करने और उनके प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करने की क्षमता जितनी आम जनता में होती है, उतनी उच्च वर्गों में नहीं होती। बहुत गंभीर बात उन्होंने कही, यानी वर्गों के हिसाब से। इससे यह स्पष्ट होता है कि वर्ड्सवर्थ जन रुचियों के कवि हैं और इसीलिए वे अभिजात वर्गीय संकुचित सौंदर्य मूल्य से इतर साधारण जन मूल्यों की सौंदर्य की ज्यादा गहरा और व्यापक पाते हैं। साधारण जन मूल्यों की सौंदर्य चेतना पर वर्ड्सवर्थ ने बड़ी गहराई से विचार किया है। डॉक्टर शर्मा वर्ड्सवर्थ के विचारों को सामने रखते हुए लिखते हैं कि वर्ड्सवर्थ ने कविता की भाषा पर विचार करते हुए स्पष्ट लिखा था, ये वर्ड्सवर्थ की कथन है, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, साधारण और देहात का जीवन आमतौर से इसलिए चुना गया था कि इस परिस्थिति में हृदय के मूल भावों को परिपक्व होने के लिए ज्यादा अच्छी जमीन मिलती है। वहां उनके ऊपर प्रतिबंध कर होता है और वे अधिक जोरदार और अधिक साफ भाषा बोल सकते हैं। वर्ड्सवर्थ को प्रकृति का कवि माना जाता है। वह है भी कि प्रकृति के बहुत अच्छे कवि, परंतु इस निबंध में उन्होंने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है उसमें जोर प्रकृति के ऊपर नहीं, मनुष्य के ऊपर है, गांव के मनुष्य के ऊपर। प्रकृति की चर्चा सिर्फ इसलिए कि उसके संसर्ग में गांव का मनुष्य सारा जीवन बिताता है। डॉक्टर शर्मा वर्ड्सवर्थ की कविता के मूल्यों की प्रत्येक पक्ष को बारीकी से जांच कर अपने मानदंड स्थापित करते हैं। वर्ड्सवर्थ का प्रकृति से संबद्ध होना मूल रूप से साधारण जनजीवन की रुचियों और नजदीक जाना जैसा ही है। डॉक्टर शर्मा वर्ड्सवर्थ की कविता के बारीक से बारीक रेशे में मानवीय शक्ति की खोज करते हुए कहते हैं कि मानव जाति समस्त धरती पर फैली हुई है, समस्त काल में उसका प्रसार है। इस मानव समाज को आपस में बांधने वाला कौन है? वह कवि है, और कवि उसे बांधता है भाव और ज्ञान के द्वारा। भाव और ज्ञान वर्ड्सवर्थ के लिए परस्पर विरोधी नहीं है, वे एक दूसरे के पूरक है, एक साथ चलते हैं। कविता के लिए भाव शक्ति और ज्ञान शक्ति का संयोग दरकार है। फ्रांसीसी राज्य क्रांति ने जो भाईचारे का नारा दिया था, उसे हम वर्ड्सवर्थ की अंग्रेजी कविता में लागू करते हुए देखते हैं। इस तरह डॉक्टर शर्मा वर्ड्सवर्थ की कविता की भाव शक्ति को जन क्रांति की, यानी फ्रांसीसी राज क्रांति की शक्ति से नियंत्रित पाते हैं। जन क्रांति से नियंत्रित कविता अपने जड़ मूल्य से छुटकारा पाकर नए मूल्यों का निर्माण करती है। ये देखिए बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने कि जन क्रांति से नियंत्रित कविता अपने जड़ मूल्यों से छुटकारा पाकर नए मूल्यों का निर्माण करती है। डॉक्टर शर्मा कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ प्रकृति के उपासक थे। उन्होंने प्रकृति को लगभग वही स्थान दिया जो धार्मिक साहित्य में ईश्वर को दिया जाता है। चर्च के समर्थक वर्ड्सवर्थ की प्रकृति संबंधी रचनाओं से प्रसन्न नहीं थे। चर्च के समर्थक वर्ड्सवर्थ की प्रकृति संबंधी रचनाओं से प्रसन्न नहीं थे, मतलब जो पुराणपंथी थे चर्च के, वो उनकी कविताओं से प्रसन्न नहीं थे। वर्ड्सवर्थ ने ईश्वर का सीधा विरोध न करके उसके स्थान पर प्रकृति को स्थापित किया था। प्रकृति से मनुष्य का जो सहज लगाव है, उसके साथ जो उसका चिरंतन संसर्ग है, उस पर उन्होंने बल दिया था। उनकी प्रकृति कोई अमूर्त सत्ता नहीं है, वह इंग्लैंड की प्रकृति है, विशेष रूप से इंग्लैंड के ऊपर भाग की प्रकृति है। यहाँ के पक्षियों, झीलों, पर्वतों पर, उनके बीच रहने वाले मनुष्यों पर वर्ड्सवर्थ ने बहुत सी कविताएं लिखी। चर्च का जो विरोध फ्रांसीसी राज्य क्रांति की विशेषता है, यहाँ वह उस ढंग से प्रकट होता है। इस तरह हम देखते हैं कि वर्ड्सवर्थ की कविता में नई चेतना का विकास होता है और वे इस विकास के दौर से गुजरते हैं और एक विकसित क्रांति में
सत्ता के साथ हो जाते हैं, फिर भी कविता परंपरा की उज्जवल धारा से वर्ड्सवर्थ बहुत कुछ ग्रहण करते हैं, इसलिए वे मिल्टन को याद करते हैं। वर्ड्सवर्थ। डॉक्टर शर्मा लिखते हैं कि रोमांटिक कवियों में प्राय सभी मिल्टन को किसी न किसी संदर्भ में याद करते हैं। इसमें अग्रणी है वर्ड्सवर्थ। 1802 में उन्होंने मिल्टन पर एक सोनेट लिखा था। उसमें उन्होंने मिल्टन का आह्वान किया था कि देश के तत्कालीन स्थिति से उबरने के लिए उन्हें फिर आना चाहिए, अर्थात मिल्टन के समय की क्रांति ने जो कार्य किए थे वे अधूरे रह गए थे, उन्हें पूरा करने के लिए मिल्टन को फिर से अपने देश में आना चाहिए। इस सोनेट में वर्ड्सवर्थ ने अपने देश के लिए कहा है कि वह एक दलदल है जिसमें पानी बराबर सड़ रहा है, पानी ठहरा हुआ है और पानी सड़ रहा है। अलंकार योजना हटा दी जाए तो इसका अर्थ यह है कि अभिजात्य वर्ग के प्रभुत्व से इंग्लैंड अभी निकला नहीं है। औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, किंतु अब भी अभिजात वर्ग शासक वर्ग बना हुआ है। उसके प्रभाव से जनता में अनेक प्रकार के अंधविश्वास फैले हुए हैं। किसान अभी वास्तविक रूप से स्वतंत्र नहीं हुए हैं, इसलिए जो व्यापक सांस्कृतिक विकास होना चाहिए था वह नहीं हुआ। इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन युगीन 17वीं सदी की क्रांति को समकालीन फ्रांस की राज्य क्रांति से जोड़ा। वर्ड्सवर्थ कविता के मूलगत विकास को उसकी एक व्यापक मनुष्यगत परंपरा के विकास के साथ जोड़ते हैं। डॉक्टर शर्मा वर्ड्सवर्थ की इस कविता संबंधी सामाजिक दृष्टि को अपनी आलोचना बुद्धि से अच्छी तरह परखते हैं, किंतु आगे चलकर वर्ड्सवर्थ के सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन हो जाता है। डॉक्टर शर्मा लिखते हैं कि आगे चलकर वर्ड्सवर्थ के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ, वह प्रकृति को छोड़कर सीधे चर्च और ईश्वर की कविताएं लिखने लगे। अब उन्होंने कहा कि भैया उन्होंने एकदम उल्टी दिशा में भागने लगे, यू टर्न ले लिया उन्होंने, तो प्रकृति को छोड़कर सीधे चर्च और ईश्वर की कविताएं लिखने लगे। जो प्रारंभिक क्रांतिकारी उत्साह था वह समाप्त हो गया। लेकिन आलोचक ये स्वीकार करते हैं कि जीवन के उत्तरार्ध में उन्होंने जो कविताएं लिखी वे निर्जीव सी थी। जहां तहां पुराने वर्ड्सवर्थ की झलक मिल जाती है, किंतु जिस आस्था से, जिस विश्वास से उन्होंने पहले रचनाएं की थी और जिससे वह युगांतकारी परिवर्तन अंग्रेजी काल में हुआ, तो वह बाद में नहीं रहा। बाद में जो भी हुआ उससे साबित यही होता है कि फ्रांसीसी राजक्रांति की सकारात्मक भूमिका के समाप्त हो जाने पर, शासक अभिजात वर्ग का साथ देने पर वर्ड्सवर्थ की प्रतिभा कुंठित हो गई है। ये कोई बड़ा आलोचक ही लिख सकता है वर्ड्सवर्थ के बारे में। फिर भी वर्ड्सवर्थ ने कविता में क्रांति की सकारात्मक भूमिका के साथ जो जीवन मूल्यों की रचना की वह उल्लेखनीय है। अंग्रेजी आलोचक भी इस बात को गहराई से समझते बूझते रहे। डॉक्टर शर्मा अंग्रेजी साहित्य के इतिहासकारों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि अंग्रेजी साहित्य का एक प्रसिद्ध इतिहास है जो लोगई और कजामिया इन दो फ्रांसीसी विद्वानों ने लिखा था। लेगुई और कजामिया इन दो फ्रांसीसी विद्वानों ने लिखा था। इनमें कजामिया अक्सर मनोविज्ञान के स्तर पर साहित्यकारों के व्यक्तित्व और उनकी रचनाओं का विश्लेषण करते हैं। इसलिए वर्ड्सवर्थ और कोलरिज को जिस क्रांतिकारी आस्था ने अब तक आंदोलित किया था वह उनके कलात्मक और मानवीय क्रम का स्रोत है। मनुष्य के रूप में वे जो कुछ करते हैं और कलाकार के रूप में जो कुछ रचते हैं वह क्रांतिकारी आस्था से प्रेरित है। यह क्रांतिकारी आस्था उन्होंने फ्रांसीसी राज्य क्रांति से प्राप्त की थी। कजामिया कहते हैं कि वे एक आंदोलन के सिद्धांतकार हैं, उसके मसीहा हैं, भविष्य दृष्टा हैं। बहुत दिनों से जैसे लोग उनकी बाट जो रहे हैं वे इस रूप में स्थापित हुए हैं, उनके सिद्धांत स्थापित हुए हैं, तो उसी क्रांतिकारी आस्था के कारण उसी से उनको मान्यता प्राप्त हुई है। इन बातों से यह बात पूरी तरह सामने आ जाती है कि इंग्लैंड के रोमांटिक कवियों की आस्था क्रांतिकारी चेतना से जुड़ी हुई है। इसी क्रांतिकारी चेतना की आस्था को डॉक्टर शर्मा अच्छी तरह पहचानते हैं। इसी संदर्भ में दूसरे रोमांटिक कवि और प्रख्यात आलोचक कोलरिज भी है। डॉक्टर शर्मा ने उनकी काव्य चेतना और आलोचना के काव्य सिद्धांतों के मूल्यांकन अपनी धारदार समझ के साथ करते हैं। कोलरिज ने अंग्रेजी साहित्य की आलोचना का विकास किया है। इस संबंध में डॉक्टर शर्मा लिखते हैं कि अंग्रेजी आलोचना का विकास जैसा कोलरिज ने किया वैसा उनसे पहले किसी ने नहीं किया था। उन्होंने शेक्सपियर के नाटकों की जो व्याख्या की उससे शेक्सपियर का आधुनिक मूल्यांकन आरंभ होता है। कोलरिज से पहले किसी ने इस बात पर ध्यान न दिया था जो उनके पात्रों की इतनी मनोवैज्ञानिक गहराई है। मनुष्य के मन का अध्ययन कुछ नाटकों में शेक्सपियर का केंद्रीय विषय है। इसलिए उन्होंने शेक्सपियर के अध्ययन में एक नई मनोवैज्ञानिक दिशा की ओर संकेत किया है। अधिकांश अंग्रेजी आलोचना कोलरिज के मार्ग पर बढ़ती दिखाई देती है। यह एक तरह से शेक्सपियर का उद्धार करना था जिसका श्रेय कोलरिज को है। कोलरिज की आलोचना पद्धति के पहले अरस्तु का प्रभाव काव्यालोचना में फैला हुआ था। कोलरिज ने अरस्तु के इसी दीर्घकालीन प्रभाव को खत्म करके नए आलोचना कर्म का विकास किया। डॉक्टर शर्मा कोलरिज की इस नई आलोचना कर्म के बारे में लिखते हैं कि कोलरिज के सिद्धांत चर्चा में नई बात यह है कि वह काव्य प्रक्रिया में दो पक्ष रखते हैं।
एक है उसका स्वतः स्फुट पक्ष और दूसरा उसका विवेक नियंत्रित पक्ष। भावबोध के साथ विवेक सक्रिय है या द्वंद्ववाद है या डायलेक्टिक्स को लागू करने का प्रयास है। शायद कॉलरिज पहले आलोचक हैं जिन्होंने अंग्रेजी आलोचना में डायलेक्टिक्स के सिद्धांत को लागू किया। यह स्वतः स्फुट नहीं है, दो विरोधी चीजें हैं। साहित्य पूरी तरह से नियंत्रित नहीं होता तो उसके नियम सीख लिए जाते, कोई भी आदमी बहुत बड़ा साहित्यकार हो जाता। दूसरी तरफ वह विवेक से नियमों से परे नहीं होता, आदमी उन नियमों को पूरी तरह जाने चाहे न जाने, इसलिए वह पूरी तरह स्फुट नहीं होता। साहित्य स्वतः स्फुट होता है और नियमबद्ध भी होता है। इन दोनों पक्षों के मिलने से ही साहित्य रचना संभव होती है। दो बातें उन्होंने कही, यानी भावबोध और विवेक, दोनों ही चीजें होना चाहिए। मुख्य बात यह है कि कॉलरिज की आलोचना कर्म इस बारीक संवेदना को डॉक्टर शर्मा अच्छी तरह समझते थे, इसलिए कॉलरिज ने सबसे पहले कविता में द्वंद्वात्मक संबंधों को लागू किया। डॉक्टर शर्मा इस बात को ठीक तरह से परखते हैं। आगे वे कॉलरिज की कविता की विवेचना करते हुए लिखते हैं कि शेक्सपियर के बाद शायद अंतर्मन का वैसा कलात्मक चित्रण अंग्रेजी साहित्य में अन्यत्र नहीं है जैसा कॉलरिज में दिखाई देता है, जिन्हें लोग सुपर नेचुरल कहते हैं। प्रकृति से परे जो शक्तियां हैं अथवा जहां मनुष्य फैंटेसी की दुनिया में रहता है, वह सब कॉलरिज के अंतर्मन का चित्रण है। उनका एसेंट मेरिनर एक मल्लाह है, उनका एसेंट एक मेरिनर एक मल्लाह है, वह है तो मनुष्य लेकिन लगता है किसी दूसरी दुनिया से आया है। क्रिस्टोबेल कविता का वातावरण मध्यकाल का है। एक अधूरी कविता है कुबला खान, इसका नायक भी मनुष्य है। लेकिन जिस दुनिया में कॉलरिज हमें ले जाते हैं वह सामान्य जीवन की दुनिया नहीं है। इन तीनों कविताओं में उनके मानव मन के नए स्तरों का उद्घाटन किया है। इससे कॉलरिज की कविता अंतर्मन के नए चित्रण के द्वारा रचित की गई। यह अंतर्मन का नया चित्रण फैंटेसी की आधार भूमि पर ही तैयार किया गया है। डॉक्टर शर्मा लिखते हैं कि 18वीं सदी में सामान्यतः जो कविताएं लिखी जाती थीं उनमें मनुष्य की कल्पना के पर जैसे बांध दिए गए थे। जिसे विवेक कहा जाता था वह अभिजात वर्ग का सीमित सौंदर्य बोध था। तो जो कुछ अभिजात वर्ग को अच्छा लगता था वह विवेकपूर्ण है, उचित है। उससे परे जो कुछ भी है वह अविवेकपूर्ण है, अशास्त्रीय है, अनुचित है। इसलिए रोमांटिक कविता की तुलना में 18वीं सदी की कविता ब्लैक या बर्न्स जैसे कवियों को छोड़कर नीचे स्तर की मालूम होती है। ये दो कवियों को उन्होंने छोड़ दिया। रोमांटिक कवियों की यह बहुत बड़ी देन है कि उन्होंने मनुष्य की कल्पना को स्वाधीन किया। यह कल्पना वर्ड्सवर्थ में एक ढंग की है तो कॉलरिज में दूसरे ढंग की। डॉक्टर शर्मा कॉलरिज की कल्पना संबंधी धारणाओं को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि कॉलरिज कल्पना के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं मानते। वह अपनी चेतना को मुक्त आगे बढ़ने, स्वप्न देखने की छूट देते हैं। इस तरह 19वीं शताब्दी में अति यथार्थवाद तक जो भी कल्पनाशील रचनाएं सामने आई वे किसी न किसी रूप में कॉलरिज की ऋणी हैं। इन रचनाओं में कॉलरिज को बैलेट रूप में को ग्रहण किया गया। बैलेट रूप में छंद इतना मुक्त है कि शेक्सपियर के बाद अंग्रेजी साहित्य में उतना मुक्त वह नहीं देखा गया। कॉलरिज अपनी कल्पना से यथार्थगत धरातल के ज्यादा नजदीक पहुंच रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर शर्मा लिखते हैं कि कॉलरिज जैसे कवियों की सहानुभूति उन लोगों के साथ थी जो उत्पीड़ित थे, जो साम्राज्यवाद की गुलामी में फंस रहे थे। यह चेतना शैली और बायरन में और भी प्रखर है। यह चेतना शैली और बायरन में और भी प्रखर है, यानी शैली और बायरन में कॉलरिज के बाद और प्रखर हुई है। शैली ईश्वर पर विश्वास ना करते थे, कॉलरिज ईश्वर पर विश्वास करते थे। वर्ड्सवर्थ ईश्वर की जगह प्रकृति को प्रतिष्ठित कर रहे थे। चर्च के विरोधी ये सभी लोग थे। कॉलरिज का ईश्वर हर जगह है, उसने सभी मनुष्यों को बनाया है, इसलिए संसार का नया रूप होना चाहिए। यहाँ सब लोग भाई भाई की तरह मिलकर भांति से रह सके। वास्तव में कॉलरिज कल्पनाशील दुनिया रचते हैं जो जड़वादी संस्कारों से मुक्त होती है। इसीलिए वे संसार को ऐसा रूप देना चाहते हैं जो मनुष्य को एकता के साथ जोड़ सके, मानवीय मूल्य के बल पर। कॉलरिज की तरह कीट्स भी कल्पनाशील रोमांटिक कवि हैं। अब मैं कीट्स की बात करता हूँ। डॉक्टर शर्मा कवि कीट्स का विवेचन करते हुए लिखते हैं कि कॉलरिज की तरह कीट्स अत्यंत कल्पनाशील कवि हैं। वह सघन इंद्रिय बोध के कवि हैं। चित्रकला की बहुत सी प्रभावशाली विशेषताएं उनकी कविता में दिखाई देती हैं। 19वीं सदी के परवर्ती कवियों पर जितना प्रभाव कीट्स का है उतना शायद अन्य किसी कवि का ना होगा। ऊपर से देखने में लगता है कि ऐसा कवि राजनीति से बहुत दूर होगा। दरअसल रोमांटिक कविता के साथ जो पलायनवाद की धारणा जुड़ी हुई है उसमें सबसे पहले लोगों को कीट्स का नाम ही याद आता है।
किंतु यदि कॉलरिज के उदाहरण के सामने रखें तो इस बात पर विचार करें कि किस नए साहित्यिक आंदोलन ने मनुष्य की कल्पना को नई दिशाओं में विकसित होने का अवसर दिया, तो उससे कीट्स की कविता में ऐसा कुछ आश्चर्यजनक ना दिखाई देगा जिससे हम कह सकें कि उनकी कल्पनाशीलता का कोई भी संबंध फ्रांस की राज्य क्रांति अथवा उनके समकालीन सामाजिक आंदोलन से नहीं है। इस तरह हम कह सकते हैं कि रोमांटिक कवि कीट्स भी अप्रत्यक्ष रूप से ही सही किंतु फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित रहे हैं और इसी क्रांति धर्मी चेतना के बीच से ही अपनी कविता की ताकत तैयार करते रहे हैं। डॉक्टर शर्मा लिखते हैं कि अंग्रेज कवियों में शायद वह सबसे अधिक शेक्सपियर युगीन कवियों के समीप थे। कीट्स, उन पर उन्होंने अनेक सुंदर कविताएं लिखी, उनसे अंग्रेजी भाषा सीखी। कीट्स के लिए प्रसिद्ध है कि वह ग्रीक भाषा न जानते थे, लैटिन भाषा का बहुत सामान्य ज्ञान था। जो भी हो, अंग्रेजी भाषा की जैसी विशेषताएं शेक्सपियर में दिखाई देती हैं वैसी ही अनेक विशेषताएं कीट्स में भी हैं। कीट्स को बराबर में अंग्रेज आलोचक मैथ्यू आर्नोल्ड शैली की रचनाओं से काफी क्षुब्ध थे। मैथ्यू आर्नोल्ड जो आलोचक थे, पर वह कीट्स के बहुत बड़े प्रशंसक थे और उनका विचार था कि शेक्सपियर के बाद अगर किसी ने अच्छी अंग्रेजी लिखी है तो कीट्स ने लिखी है। इस तरह हमें मालूम होता है कि कीट्स शेक्सपियर की कविता के ज्यादा निकट हैं काव्य कौशल में। डॉक्टर शर्मा लिखते हैं कि बहुत समय तक लोग यह मानते रहे कि कीट्स केवल इंद्रिय बोध और किशोर कल्पनाओं के कवि हैं, उनमें कोई वैचारिक दृढ़ता नहीं है, किंतु परिवर्ती अनुसंधानों और उनके काव्य के विवेचन से यह सिद्ध कर दिया गया कि वह एक गंभीर विचारक थे। कीट्स केवल किशोर कल्पनाओं के ही कवि नहीं है, बल्कि सामाजिक चेतना के जागरण में भी उनकी कविता की अहम भूमिका हो सकती है। डॉक्टर शर्मा कीट्स की हाइपीरियन नामक कविता की चर्चा करते हैं, जिसमें पुराने सूर्य देवता हाइपीरियन हैं, उन्हें हटाकर सूर्य के नए देवता अपोलो आते हैं जो ज्यादा सुंदर है। वे लिखते हैं कि इस कविता में कीट्स ने जो संदेश दिया है वह यह है कि समाज बदलता है और जो नए मनुष्य आते हैं वे पहले वालों की अपेक्षा अधिक सुंदर होते हैं और शक्तिशाली भी होते हैं। शक्ति और सौंदर्य का संबंध जोड़ने वाले संभवतः अंग्रेजी के वह पहले कवि हैं कीट्स। इस तरह कीट्स शेक्सपियर की कविता से प्रभावित थे, फिर भी उनकी अपनी पहचान सूक्ष्म इंद्रिय बोध के प्रभावशील कवि के रूप में प्रशंसित और प्रतिष्ठित हुए। रोमांटिक कवि के होते हुए भी बायरन की कविता पर अपना एक अलग महत्व रखती है। मैं बायरन की कविता की बात करता हूँ। बायरन ने व्यंग्य कविताएं लिखी हैं। डॉक्टर शर्मा लिखते हैं कि जिसे रोमांटिसिज्म या छायावाद या स्वच्छंदावाद कहा जाता है वह अनेक प्रकार का था। कभी कभी एक ही कवि में कई तरह का रोमांटिसिज्म देखने को मिलता है। इंग्लैंड के रोमांटिक कवियों में बायरन ने व्यंग्यपूर्ण कविताएं सबसे अधिक लिखी। उनसे पहले के युग में ड्राइडन और पोप बहुत शक्तिशाली व्यंग्यकार हुए थे। बायरन ने इनसे बहुत सी बातें सीखी, किंतु अपने युग के अनुरूप उन्होंने व्यंग्य कविता को ही नई दिशा में मोड़ा। छंद की दृष्टि से, संरचना की दृष्टि से, विषय वस्तु की दृष्टि से यह नई दिशा थी। उन्होंने व्यंग्यकार अधिकतर इस तरह व्यंग्य करते हैं, पुराने व्यंग्यकार अधिकतर इस तरह व्यंग्य करते थे कि पाठक की सहानुभूति शासक वर्ग के प्रति बनी रहे। बायरन शासक वर्ग को और उसके साथ जो बुद्धिजीवी थे उनको अपने प्रहार का लक्ष्य बनाते हैं। ये बिल्कुल नई बात है। बायरन ने व्यंग्यपूर्ण कविता लिखकर जड़वादी अभिजात वर्गीय चेतना पर प्रहार किया। डॉक्टर शर्मा बायरन द्वारा रचित बड़े काव्य डॉन जुआन की विवेचना करते हुए लिखते हैं कि डॉन जुआन महाकाव्य की तरह है, फिर भी व्यंग्य प्रधान है। बायरन ने ब्रिटिश समाज के किसी स्तर को छोड़ा नहीं है। जितना भी रूढ़िवाद था, जितनी भी सड़ी गली चीजें समाज के अंदर थी, पारिवारिक जीवन से लेकर राजनीति तक सभी आडंबरों पर तीव्र प्रहार बायरन ने इसी काव्य में किया है। व्यंग्यपूर्ण कविताओं के अलावा उन्होंने भावुकतापूर्ण कल्पनाशील रचनाएं भी की हैं, लेकिन बायरन में उसके अलावा भी कुछ और भी था। डॉक्टर शर्मा आलोचक मैथ्यू आर्नोल्ड के विचारों को रखते हुए बायरन की जनवादी चेतना का विश्लेषण करते हुए लिखते हैं कि आलोचक मैथ्यू आर्नोल्ड बायरन के प्रशंसक थे। जिस तरह बायरन ब्रिटिश साम्राज्य से विक्षुब्ध थे, उसी तरह मैथ्यू आर्नोल्ड भी अपने समकालीन समाज से क्षुब्ध थे, दुखी थे। उन्होंने बायरन के राजनीतिक चिंतन का मानो निचोड़ प्रस्तुत करते हुए उनके ये शब्द उद्धृत किए थे। बायरन का कहना था कि बादशाह नहीं, मुझे प्रजातंत्र चाहिए। बादशाहों के दिन लद गए, खून पानी की तरह बहेगा और आंसू कुहासे की तरह झरेंगे, लेकिन जनता अंत में विजयी होगी। मैं यह सब देखने को जीवित न रहूंगा, किंतु भविष्य के गर्भ में मैं उसे देख रहा हूँ। बायरन को जनता की शक्ति में अटूट विश्वास था,
वह यह समझते थे कि ब्रिटेन तथा यूरोप में क्रांति विजयी होगी। यह आस्था उनकी काव्य शक्ति का स्रोत है। ये उन्होंने बायरन की शक्ति को पहचाना। इस तरह बायरन की कविता क्रांतिकारी चेतना से प्रेरित होकर मानवीय मूल्यों के यथार्थगत विकास का रास्ता तैयार करती है। यह मानवीय मूल्य केवल इंग्लैंड तक सीमित नहीं थे, बल्कि विजय की जनचेतना का प्रभाव भी उनमें मौजूद था। वास्तव में डॉक्टर शर्मा बायरन की जनचेतना को महत्वपूर्ण मानते हैं, इसलिए वे उनके काव्य में इस तरह महत्वपूर्ण बातों को ढूंढकर हमारे सामने रखने का प्रयत्न करते हैं। डॉक्टर शर्मा बायरन की कविता को सामने रखते हुए लिखते हैं कि 1811 में, एक सन बता रहा हूं, 1811 में उन्होंने एक कविता लिखी जिसका शीर्षक था द कर्स ऑफ मिनर्वा। द कर्स ऑफ मिनर्वा। मिनर्वा नाम की एक देवी इंग्लैंड के निवासियों को शाप देती है। अंग्रेजों को स्वाधीनता प्राप्त हुई है, लेकिन वह अपनी स्वाधीनता का दुरुपयोग कर रहे हैं। वे दूसरों को गुलाम बना रहे हैं। जिन्हें वे गुलाम बना रहे हैं वे एक दिन अवश्य विद्रोह करेंगे और इन्हें अपने देश से निकाल बाहर करेंगे। इस कविता के साथ 1857 के संग्राम की याद करें तो ऐसा लगता है कि बायरन महान भविष्य के दृष्टा है कि 1857 में भारत में जो घटित हुआ उसका पूर्वाभास 1811 की इस कविता में है। मिनर्वा अंग्रेजों से कहती है, पूरब की तरफ देखो, गंगा के किनारे ये जो काले आदमी हैं, ये तुम्हारे अत्याचारी साम्राज्य को उसकी जड़ सहित हिला देंगे। देखो वह विद्रोह अपना भयावह सिर उठा रहा है और देशी जनों की मृत्यु का प्रतिशोध दहक रहा है। सिंधु नदी लाल रक्त की धारा जैसी बह रही है। उत्तर के निवासियों का रक्त वह मांगती रही है। वह बहुत पुरानी मांग अब पूरी हो रही है। इसी तरह तुम्हारा नाश हो। कैलाश देवी ने जब तुम्हें स्वाधीन नागरिकों के अधिकार दिए हैं तब उसने निषेध किया था कि दूसरों को दास मत बनाना। बायरन की इन पंक्तियों से अंग्रेज शासक के प्रति उनके तीव्र रोष का बोध होता है। बायरन की यह 1811 में लिखी गई यह कविता प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की छाया में को दिखा पाने की पूर्ण क्षमता रखती है, इसलिए भारतीय संदर्भ में यह बेहद महत्वपूर्ण है। मैंने 1857 की क्रांति कल्पना की थी। कवि शैली अब मैं शैली की बात करता हूँ। यहाँ मैं बायरन की महत्वपूर्णता पर मैंने बात करी। निर्भय जी जारी रखूं मैं? हाँ, कवि शैली इसमें तो ये जो मैंने वो तो ठीक है, लेकिन इस पूरे लेख में आप देखेंगे, मैंने ये देखें कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का उन्होंने कोई जिक्र ही नहीं किया। नहीं, जॉनसन का जिक्र नहीं किया। जिनका जिक्र किया है मैंने उन्हीं को यहाँ पे उठाया है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को आप कॉलेरिज के पहले ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है, ये रामविलास शर्मा की, इसको हम लोग समझने की जरूरत है बहुत। एक क्रॉस चेक हिंदी में नहीं होने से बहुत दिक्कत हुई है पूरे हिंदी साहित्य में देखेंगे। इसीलिए इसको आज भी कहीं ना कहीं लोग कैंपस की नौकरी के लिए तो ठीक है ये भाषा की, आपको जिस किसी क्वालिटी के लिए रहे आप, क्रॉस चेक की बहुत कमी है इस भाषा में। हाँ नहीं देखिए ये जो मैंने बातें सैमुअल जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को आप हटा दिए, पूरा शेक्सपियर को लेकर जिस तरह से नए सिरे से उन्होंने डिफाइन किया है, और कॉलेरिज के पहले हैं और शेक्सपियर के बाद हैं वो। प्रीफेस टू शेक्सपियर उन्होंने लिखा है, ए लैंग्वेज टू इंग्लिश डिक्शनरी उन्होंने लिखा है। जी। और आप कहीं नाम नहीं लेते, इसका मतलब है कि रामविलास शर्मा को कहीं ना कहीं एक अपनी उनकी बहुत जो पसंद की जद्दोजहद जो है, अपने से थोड़ा सा भी ज्यादा जीनियस अगर कोई भी अगर उसको लगता है कि हमसे ज्यादा प्रतिभाशाली है, उसको एकदम मैंने फेज आउट, अगर उसको कदम से निष्कासन करते हैं अपने मस्तिष्क। नहीं ये बात तो है, मैं इस पे क्या कहूँ, उस समय थीसिस कर रहा था, मैंने इस पे कोई चर्चा नहीं की। हम तो कह रहे हैं वो सवाल उठता है कि नहीं क्रॉस। नहीं सवाल तो है, बिल्कुल सवाल है कि सैमुअल जॉनसन में चर्चा ही नहीं की उन्होंने। को आप कहीं ला ही नहीं रहे हैं। हाँ नहीं की ना, चर्चा ही नहीं की। और आप लिख रहे हैं शेक्सपियर पर लिख रहे हैं, सैमुअल जॉनसन की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। नहीं है पूरे कोड में नहीं। कितनी बड़ी विडंबना है ये। हाँ विडंबना तो है, कहीं उनके लेख में उनका उल्लेख नहीं है ये। और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के बारे में कहा जाता है कि शेक्सपियर को जिस तरह से नए सिरे से उन्होंने व्याख्या की बाद में टीएस एलियट जैसे लोगों के लिए भी बहुत टफ रहा कि उनको किस तरह से डॉक्टर सैमुअल को काउंटर करें। और कहीं बिल्कुल क्या टीएस एलियट काउंटर नहीं कर पाया आपने कभी रामविलास शर्मा के लेख में अंग्रेजी के वो थे, कभी आप डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का जिक्र उनके पूरे लेखन में आपने नहीं कहीं नहीं मिला। मैंने पूरी किताबें पढ़ डाली, नहीं मिला मुझे। नहीं होता तो मैं इसका उल्लेख नहीं करता अपने इसमें, बताइए।
मुझे जहाँ उल्लेख मिला मैंने किताबों के कोट करके ही सारी बातें मैंने कही हैं, है ना। जी। नहीं मिला मुझे नहीं मिला। तो इसको आप अपनी दृष्टि से इसको समाप्त कीजिए। ये चूंकि आप क्या देखते हैं इन चीजों को रामविलास शर्मा के लेखन में इस तरह देखिए क्या है, रामविलास शर्मा को जो चीजें उनके उनके विचारों से मेल खाती रही या उनकी द्वंद्वात्मक स्थिति में जो मेल खाती रही, उन्होंने जिस बुद्धि विवेक से उसका परिचय दिया उसका उस तरह से विवेचन किया उन्होंने, और जिन चीजों को उनको लगा कि नहीं करना चाहिए उनकी तरफ नहीं किया उन्होंने। लेकिन उससे उससे तो आपकी प्रतिभा ही पूरे प्रश्न चिन्ह के दायरे कटघरे में आ जाएगी ना। हाँ वो तो है, वो तो है, वो तो है। आप अब डॉक्टर भाई सैमुअल जॉनसन को, जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन पूरा का पूरा मैंने जब से वो आए मैंने बिल्कुल। 1709 या 10 के आसपास आए हैं और हाँ आई ना, उनकी चर्चा नहीं कर रहा 1775 है, बिल्कुल शेक्सपियर की 75 चर्चा के के बाद आसपास भूल जाते हैं वो। जब हाँ जब ये तो है। उनका निधन होता है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का, तो शायद कॉलेरिज वगैरह का जन्म हुआ होगा। हाँ बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। उनका निधन जेमसन की 1864 उनकी के चर्चा आसपास बिल्कुल हुआ। कहीं नहीं है, पूरी बुक में पूरी किताब में कहीं नहीं है चर्चा। नहीं, रामविलास शर्मा के पूरे लेखन को कहीं ना कहीं नामवर सिंह, इसीलिए नामवर सिंह भी लगता है बहुत कैसे उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत पढ़ते लिखते थे। क्या हाँ उन्होंने नामवर जी ने भी नहीं देखा लगता है। नामवर जी भी उसी तरह से वाचन खाली में चले गए लगता है, ऐसा लगता है। नहीं नहीं, वो तो तो उन्होंने भी नहीं देखा, नामवर जी ने भी चर्चा नहीं करी। हम जैसे जी जी। पाठक के लिए ये सब चीजें अगर दिख जा रही है, वो चीजें खरती है। देखिए बहुत सारी चीजें मिलेंगी, कोई देखिए जो 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 जिनकी अपने कैटेगरी उन्होंने बना ली कि हमको इन पर ही चर्चा करनी है, उस पर उन्होंने चर्चा की। हिंदी कविता में भी उन्होंने अपनी कैटेगरी बना ली कि हमें इन्हीं पे चर्चा करनी है, और उन्हीं को ही उन्होंने उस ढंग से अपनी विचारधारा से अपने जो मानदंड बनाए उससे उन्होंने आगे बढ़ाया। ये बात जरूर है कि उसका बहुत वस्तुपरक धरातल पे विवेचन तो किया है, इस पे अपन मना ही नहीं कर सकते कि चर्चा तो अच्छी की है उन्होंने। लेकिन कुछ लोगों को जिनको वो नहीं अपने धरातल पे ला पाए, अपने पटल पे अपनी आलोचना दृष्टि से नहीं नहीं रखना चाहते थे सामने, उनको उन्होंने उस पर चर्चा ही नहीं की। तो ये इधर आप उनका अपना। प्रसाद को नहीं रखते हैं, इधर आप मुक्ति बोध से नहीं टकराते हैं, वो मुक्ति बोध के हाँ पूरे थॉट प्रोसेस में नहीं जाते हैं। इधर आप डॉक्टर हाँ सैमुअल जॉनसन को आपने एक तरह से सिरे से ये कर दिया। हाँ ये तो है। वो तो मैं बता रहा हूँ ना कि मैं ये जो उन्होंने किया है वो मैंने ढूंढ ढूंढ के निकाला कहाँ क्या क्या किताबों में मिला है मुझे, तो वहां से मैंने ये सब चीजें निकाली और उसको फिर विवेचित किया है मैंने। तो कई ये चीजें तो छूट कहीं न गई। कहीं ये तो उनके आलोच विवेक पर भी एक कहीं न कहीं एक तरह से हाँ उनका उनका जैसा उनकी जो धारणा थी या जैसा उनका विवेक था कि मुझे इसको लेना है इसको छोड़ना है, ये उनका अपना दृष्टिकोण रहा होगा। शैली पर उन्होंने बात करी है, और शायद शैली के बाद ही मेरा खत्म ही हो जाएगा। शैली भी उसके अंतिम कवि है, इसके बाद मैं समाप्त करूंगा। मैं शैली पे बात करूं। जी, 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 जी। बताएँ। अ, कवि शैली एक महत्वपूर्ण रोमांटिक कवि है। डॉक्टर शर्मा उनके काव्य में उनकी क्रांति धर्मिता और उनके सूक्ष्म भावबोध को अपनी दृष्टिगत क्षमता से विवेचित करते हैं। देखिए मैंने जो भाषा का प्रयोग किया है वो एक तरह की क्या कह सकते हैं, शोध वाली भाषा है। उसमें आपको लगा होगा ये बड़ा वो विनम्रता से सब बातें कर रहा है, उस तरह की भाषा है इसमें इस्तेमाल की गई है। शैली अपनी पुरानी काव्य परंपरा से बहुत कुछ ग्रहण करते हैं। डॉक्टर शर्मा लिखते हैं कि शैली पुराने कवियों के बारे में सोचते हैं और उनसे मिल्टन का व्यक्तित्व उभार कर एक वीर नायक की तरह उनको उनमें मिल्टन का व्यक्तित्व उभर कर एक वीर नायक की तरह उनके सामने आता है। मिल्टन को याद करने का अर्थ है 17वीं सदी के गृह युद्ध में प्रजा दल का समर्थन, मिल्टन और क्रामवेल जिस क्रांति से जुड़े थे उसका समर्थन। क्रांति के बाद प्रजातंत्र कायम हुआ, फिर वह समाप्त कर दिया गया और जो पुराने क्रांतिकारी थे उनसे बदला लिया गया। इस दौर में मिल्टन को बहुत कष्ट सहना पड़ा, उनकी आंखों की ज्योति चली गई, फिर भी उन्होंने जनता की शक्ति में अपना विश्वास नहीं खोया। इसी को लक्ष्य करके ही कीट्स के ऊपर अपनी एडोनिस कविता में शैली ने लिखा था कि अंधे हो गए थे, बूढ़े थे, अकेले थे, और उस समय अनेक देशों के गर्व को पुरोहित स्वतंत्रता के हत्यारे पैरों के नीचे रौंद रहे थे और विभत्स क्रियाओं द्वारा उनका माखौल उड़ाते थे। ऐसे समय वह निर्भय होकर मृत्यु के गहरवर में आगे बढ़े। बादशाहत फिर कायम हुई
उसके प्रति शैली की कितनी घृणा थी वह इन पंक्तियों में प्रकट होती है। शैली पुरानी अभिजात्य वर्गीय जड़ चेतना को तोड़कर आगे बढ़ते हुए कवि थे। उनकी कविता मूल रूप से लिरिक भावबोध से जुड़ी हुई थी। डॉक्टर शर्मा लिखते हैं, शैली की कविताएं संगीतमय हैं, संगीत कला के बहुत निकट हैं। रोमांटिक भावबोध से कविता जिस रूप का सबसे गहरा संबंध है वह लिरिक है। वह स्वतः स्फुटगयता शैली की कविता में सर्वाधिक विकसित हुई है। वैसे उन्होंने काव्य में अनेक रूपों का प्रयोग किया है। उनके काव्यात्मक नाटक लिखे जैसे कीट्स और बायरन ने लिखे थे। उन्होंने वर्णनात्मक कविताएं लिखी और उन्होंने व्यंग्य रचनाएं भी की। शैली मूल रूप से लिरिक कवि हैं। उनकी कविता का भावबोध वस्तुगत सामाजिक संदर्भों से जुड़ा हुआ है, इसलिए शैली क्रांतिकारी कवि भी हैं और अपनी सामाजिक चेतना के कारण। डॉक्टर शर्मा शैली की इसी क्रांतिकारी चेतना को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि बायरन की तरह शैली को यूनान की स्वाधीनता संग्राम से गहरी दिलचस्पी थी और यूनान के नवजागरण पर उन्होंने हेलास नामक नाटक लिखा था। यूनान के स्वाधीनता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने यह नाटक लिखा था। गद्य में उन्होंने इसकी एक भूमिका लिखी, उसके कुछ अंशों को प्रकाशक ने छापने से इनकार किया। बाद में यह अंश प्रकाशित हुए। इस भूमिका से ज्ञात होता है कि शैली हवाई सपने देखने वाले कवि नहीं थे। वे मानते थे कि जैसे यूरोप के अत्याचारी शासक मिलकर अपना मोर्चा बना लेते हैं, वैसे ही इनका विरोध करने वाले विभिन्न देशों के लोगों को अपना मोर्चा बनाना चाहिए। हम देखते हैं कि एक व्यापक मनुष्यत्व की क्रांतिकारी विचारधारा का प्रभावगत एकता शैली की कविता को निर्धारित करती रही है। डॉक्टर शर्मा शैली की इसी प्रभावगत क्रांतिकारी चेतना को विवेचित करते हुए लिखते हैं कि बायरन ने द कर्स ऑफ मिनर्वा 1811 में लिखी। 1812 में शैली ने एक प्रसिद्ध निबंध लिखा, एन एड्रेस टू द आयरिश पीपुल। एन एड्रेस टू द आयरिश पीपुल। अंग्रेजों ने केवल एशिया के लोगों को गुलाम न बनाया, अपने पड़ोसी देश आयरलैंड की गोरी जाति को भी गुलाम बनाया था। शैली यूनान की स्वाधीनता के समर्थक थे, वह आयरलैंड के स्वाधीनता के समर्थक थे। यह निबंध उन्होंने स्वयं आयरलैंड जाकर जनता के बीच बांटा था। इसमें शैली ने कहा था कि अंग्रेज साम्राज्य विस्तार के लिए जो युद्ध कर रहे हैं उससे इंग्लैंड की सामान्य जनता का कोई भला होने वाला नहीं है। राष्ट्र की सीमाओं का विस्तार करने से या धन संग्रह करने से गरीब जनता के हितों का कोई लाभ ना होगा। गौरव की प्राप्ति से गरीबों का कुछ नहीं होगा। ग्लोरी, गौरव, यह एक ऐसा शब्द है जो महत्वाकांक्षा अथवा राजनीतिकों के लोभ को छुपाने के लिए लबादे का काम करता है। स्पेन ने विजय प्राप्त की, वह बंजर विजय है। वह ऐसी सरकार के लिए प्राप्त की गई जो धर्मांध है, अत्याचारी है। गरीबों को इससे कुछ न मिलेगा। शैली मूल रूप से साम्राज्यवाद के विरोधी थे। वे साधारण जन की चेतना के साथ थे। शायद यही कारण है कि मार्क्स शैली की कविता से सबसे ज्यादा प्रभावित रहे हैं। मार्क्स के बारे में कहा है, शैली में निरंतर एक जनवादी चेतना का विकास होता रहा है। डॉक्टर शर्मा शैली की कविताओं में इसी जनवादी चेतना के दर्शन पाते हैं। वे कहते हैं कि मास्क ऑफ अनार्की में शैली ने मजदूरों को संबोधित करते हुए कहा कि जो जंजीरें तुम्हें जकड़े हुए हैं वे तुम्हारे अंगों पर उस समय आ गिरी थी जब तुम सो रहे थे। जैसे आकाश से ओस टपकती है वैसे ही ये जंजीरें तुम्हारे ऊपर गिरी। अब तुम शेरों की तरह जागो और इन्हें झटक कर फेंक दो, इसलिए कि तुम बहुसंख्यक हो और तुम्हारे उत्पीड़क थोड़े से। मजदूरों का इससे आह्वान करने वाली उत्पीड़क मुट्ठी भर है और तुम बहुसंख्यक हो। यह अपने ढंग की पहली कविता है। इस तरह शैली जनवादी सर्वहारा वर्ग की क्रांतिकारी पक्षधरता का परचम अपनी कविता रचना के द्वारा फहराते हैं। यह शैली की उस समय की सबसे बड़ी नई ताकत थी, जिसे शैली को जनवादी चेतना का कवि कहा जा सकता है। इस तरह 1848 में एक पत्रकार, कवि और मजदूर नेता अर्नेस्ट जोन्स भी जनवादी चेतना के साथ अग्रसर हो रहे थे। डॉक्टर शर्मा लिखते हैं कि 1848 में जब वह जेल की कालकोठरी में थे तो उन्होंने एक कविता लिखी, द न्यू वर्ल्ड। उन्होंने मजदूरों को बताया कि उनकी लड़ाई समाप्त होने के बाद वे किस तरह का समाज रचेंगे। कविता पुस्तक 1851 में प्रकाशित हुई। मूलतः अर्नेस्ट जोन्स एक क्रांतिकारी कवि है। यहाँ पर मैं इस बात को विशेष रूप से उल्लेखनीय मानता हूँ कि डॉक्टर शर्मा अंग्रेजी के रोमांटिक कवियों का विवेचन उनके सामाजिक आधारों पर ही करते हैं। वे रोमांटिक कवियों के संपूर्ण प्रदय का वस्तुगत मूल्य स्थापित करते हैं। डॉक्टर शर्मा लिखते हैं कि इंग्लैंड के 5 रोमांटिक कवियों ने साहित्य को संवर्धित किया, उसके बारे में संदेह की गुंजाइश नहीं। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शैली, बायरन, कीट्स, ये कवि किस हद तक फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थे, यह प्रभाव अच्छा था या बुरा, इस पर आज तक बहस होती चली आ रही है।
किंतु किसी न किसी रूप में इन पांचों कवियों पर राज्य क्रांति का प्रभाव पड़ा। इस बारे में किसी को दुविधा नहीं है। शेक्सपियर और मिल्टन के बाद अंग्रेजी कविता का यह सबसे महत्वपूर्ण युग था, इस बारे में किसी को संदेह नहीं। डॉक्टर शर्मा आगे यह कहते हैं कि फ्रांसीसी राज्य क्रांति शैली की रचनाएं, चार्टिस्ट आंदोलन, अर्नेस्ट जोन्स और कांग्रीव द्वारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन, ये सब एक ही क्रांतिकारी परंपरा के अंतर्गत हैं। वे सब मनुष्य जाति के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की एक ही दिशा की सूचक है। इस तरह डॉक्टर शर्मा अंग्रेजी कवियों का मूल्यांकन और विवेचन मैं कह सकता हूं कि मनुष्यगत की चेतना परंपरा और सांस्कृतिक विकास की धारा से जोड़कर करते हैं। यह उनकी आलोचना की एक विश्व दृष्टि है। निर्भय जी, मैंने अपनी बात अंग्रेजी कविता के माध्यम से डॉक्टर रामविलास शर्मा के क्या विचार हैं मैंने आपके सामने रख दिए। जी, तो आपने समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जी जी जी, नमस्कार।